नमस्कार। हम अध्ययन करेंगे बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचार, उनके साथ उनका परिचय भी। यह है बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान पेपर सेकंड भारतीय राजनीतिक विचारक में तीसरे यूनिट में शामिल है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1920। सबसे पहले हम उनका परिचय देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक के साथ लोकमान्य शब्द भी जुड़ता है। ये उनको जनमानस दीवार द्वारा दी गई है। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के कोंकण जिले में रत्नागिरी नामक स्थान पर चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता का नाम गंगाधर तिलक और माँ का नाम पार्वती। यहाँ महाराष्ट्र में जैसे बाल गंगाधर तिलक है, तो पिता का नाम भी इनके साथ लिख दिया जाता है, तब ये नाम इतना बड़ा हो जाता है। 10 वर्ष की अवस्था में ये पुणे आए और वर्नाकुलर स्कूल में शिक्षा ली। इनकी 15 वर्ष में शादी हो गई थी। पत्नी का नाम सत्यभामा थी। 16 वर्ष में मैट्रिक डेक्कन कॉलेज से और 18 क्षेत्र में बीए की परीक्षा पास की और 1879 में उन्होंने एलएलबी की परीक्षा पास की, यानी बीए एलएलबी। इन्होंने आगर करवाए विष्णु चिपलुकर के साथ 1 जनवरी 1880 को न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। आगर की मदद से इन्होंने 20 जनवरी 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और इसी के दिन फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई। इन्होंने 1881 में मराठा अंग्रेजी में था और केसरी मराठा और केसरी मराठी भाषा में था, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। इसी तरह 1908 में राष्ट्रमत और 1920 में डेमोक्रेट समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। ये 1885-1897 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य रहे और पूना नगर पालिका के सदस्य रहे। यह समाचार पत्रों द्वारा ब्रिटिश नौकरशाही के विरुद्ध जन असंतोष प्रकट किया। राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने 1893 में गणपति और 1896 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया गया। आज भी हम बम्बई में, गुजरात में जो गणपति उत्सव देखते हैं, इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई है। अब यह लगभग गुजरात में और महाराष्ट्र में हर जगह मनाया जाता है। तिलक ने 1889 में ही कांग्रेस की सदस्यता ली व जीवन पर्यंत इसके सदस्य ही बने रहे। तिलक के नेतृत्व में 1907 में जो कांग्रेस में फूट पड़ गई थी शुरू विभाजन के बाद, तो उसमें जो गर्म दल के लोग थे वो कांग्रेस के नेतृत्व में अलग हुई और राष्ट्रवादी दल की उन्होंने स्थापना की। ये लाल, बाल और पाल 3 इसमें मुख्य माने जाते थे। लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। 1908 पर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उनका 6 वर्ष का कारावास हुआ। ये 1914 तक बर्मा की मांडले जेल में रहे। इस दौरान उन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी। 1914 में बाहर आए। उस समय 1914 में एनी बिसेंट जो था कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया के माध्यम से होम रूल का प्रचार कर रही थी। इसमें तिलक ने अपना विचार बदला और स्वराज्य का आशय होम रूल माना, यानी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वराज्य जो औपनिवेशिक स्वराज्य था। इन्होंने 1916 से 18 तक होम रूल आंदोलन में भी भाग लिया। 1916 में बेलगांव में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। उनके प्रयासों से ही 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और इसी वर्ष लखनऊ में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पैक्ट का सहयोग दिया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को मान लिया। 1920 में उन्होंने कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। तिलक पर 1897 में पहली बार राजद्रोह का मुकदमा चला।
व 18 माह के कारावास की सजा हुई जब चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर रेड की हत्या कर दी थी। सूरत में इसमें प्लेग फैला हुआ था और कमिश्नर था अंग्रेज रेड, उनकी हत्या कर दी थी। इसके लिए केसरी समाचार पत्र में लिखे गए लेख को उत्तरदायी माना गया। ये पहली बार राजनीतिक आधार पर कारावास दिया गया था। दूसरा 1908 में दिया गया जब वो बर्मा की मांडले जेल में रहे। ये लोकमान्य तिलक का निधन 1920 में हो गया था। 1 अगस्त 1920 को मुंबई में देहांत हो गया था। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी कभी नहीं रहे। इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो दी ओरियन 1893 में लिखी थी। गीता रहस्य ये मराठी में लिखी 1915 में प्रकाशित हुए, जेल में लिखी थी उन्होंने। श्रीमद् भगवद गीता रहस्य या कर्मयोग शास्त्र। वैदिक क्रोनोलॉजी व वेदांग ज्योतिष आर्कटिक होम इन द वेदास ये 1903 में लिखी थी। और इनका जो प्रसिद्ध नारा था वो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, ये इनका प्रसिद्ध नारा था। इनके राजनीतिक विचार, ये क्वेश्चन राजनीतिक विचार अगर पूछे जाते तो आप यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि परिचय बताया जाता है, परिचय में से छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। राजनीतिक विचार है तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तिलक को भारतीय राजनीति में बहिष्कार व असहयोग नीतियों के कारण उग्रवादी या अतिवादी विचारक माना जाता है। बंगाल विभाजन के विरोध के कारण वे राष्ट्रीय स्तर के नेता बने। आगे चलकर इसी आंदोलन को उन्होंने स्वराज्य आंदोलन में बदलने का प्रयास किया, जिसके तरीके थे स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध। यानी मैं दोहरा रहा हूं, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध। हालांकि गोखले व तिलक समकालीन थे, परंतु विचारधारा में अंतर था। गोखले उदारवादी थे तो तिलक उग्र राष्ट्रवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। पहला लिखेंगे, पाश्चात्य दर्शन से सहमत नहीं। तिलक के राजनीतिक विचारों का मूल तत्व भारतीय धर्म में व संस्कृति है। उन्होंने मनुष्य को मूल रूप से एक भौतिक या बौद्धिक प्राणी के बजाय आध्यात्मिक या नैतिक प्राणी माना, जिसका लक्ष्य है आत्मा का सुख, और ब्रिटिश शासन इसमें रुकावट पैदा कर रहा है, अतः स्वराज्य प्राप्त किया जाए। तिलक पाश्चात्य भौतिक सिद्धांतों से सहमत नहीं थे, क्योंकि वे भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक परंपरा के अनुसार नहीं थे। उदारवादी नेता बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत से प्रभावित थे, और इस उपयोगितावाद के आधार पर ही वो ब्रिटिश शासन को भारत में उपयोगी मानते थे। गोखले जब ब्रिटेन गए थे, वो बेंथम उपयोगितावादी विचारक से मिले भी थे, उनसे बहुत प्रभावित हुए थे, और ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वो ठीक मानते थे। परंतु तिलक ने इसका खंडन करके उदारवादी नेताओं के वैचारिक आधार को तोड़ने का प्रयास किया। दूसरा, व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में विचार। तिलक ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर वेदांत के अनुसार विचार किया है। यह दृष्टिकोण आध्यात्मिक व नैतिक है। जब व्यक्ति अपने जीवन का संचालन व नियंत्रण स्वयं करता है तो वह अपनी आत्मा व पूरे समाज का कल्याण करता है। तिलक का मत है कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता के प्रयोग के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रयोग की आवश्यकता होती है। व्यवहारिक रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता आध्यात्मिक स्वतंत्रता की पूर्व शर्त है। उन्होंने स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार माना, अर्थात प्राकृतिक अधिकार माना। तिलक के विचार को टी.एच. ग्रीन के नजदीक है। दोनों ने स्वतंत्रता को व्यक्ति के नैतिक व आध्यात्मिक विकास का साधन माना। तीसरा देखिए, स्वराज्य की अवधारणा, ये बड़ी इनकी इंपॉर्टेंट है, उसमें चिंतन में अंतर भी आया है। 2 इसके भाग हैं स्वराज्य के। तिलक का समस्त राजनीतिक चिंतन स्वराज पर केंद्रित है, इसलिए उन्होंने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक की अवधारणा गोखले व उदारवादियों से अलग थी। 1916 से पहले उनके लिए स्वराज्य का अर्थ ऐसी स्थिति से था जिसमें ब्रिटिश सम्राट के लिए कोई स्थान नहीं था, यानी पूर्ण स्वतंत्रता। परंतु 1916 के बाद यह धारणा बदली। उसके बाद वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य चाहते थे। उनके शब्दों में, स्वराज्य से हमारा अभिप्राय केवल यही है कि भारत के आंतरिक मामलों का संचालन भारतीयों के हाथों में हो। हम ब्रिटिश के सम्राट को बनाए रखने में विश्वास रखते हैं, अतः यह उनका व्यवहारिक विचार था। उदारवादी नेताओं के राजनीतिक विचारों में स्वराज्य एक विचार था, परंतु तिलक का धर्म, जीवन व प्राण था, तथा यह किसी एक वर्ग के लिए न होकर पूरे भारत के लिए था।
उनका अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था व उदारवादी विचारधारा में विश्वास नहीं था। चौथा लिखिए स्वराज्य प्राप्त करने के साधन, यानी स्वराज्य कैसे प्राप्त करेंगे। आप इसमें चौथे पॉइंट देख रहे हो, इसमें स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा इसका मान होता है। कई बार ये छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तिलक का उदारवादियों से महत्वपूर्ण अंतर साधनों के बारे में था। नेविन सन के शब्दों में, तिलक अपने उद्देश्य के कारण नहीं बल्कि उसे प्राप्त करने के उपायों के कारण उग्रवाद की उपाधि मिली। तिलक के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति के साधन थे स्वदेशी बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा। बहिष्कार में ही निष्क्रिय प्रतिरोध की धारणा थी। हम इसमें देखेंगे स्वदेशी व बहिष्कार, ये दोनों साधन तिलक के सबसे महत्वपूर्ण थे। स्वदेशी व बहिष्कार के पीछे उनका मूल उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार के आर्थिक हितों पर दबाव डालकर उन्हें अपनी मांगे मानने के लिए मजबूर कर दिया जाए। तिलक ने स्वदेशी को राजनीतिक हथियार के रूप में अपनाया। उनका विचार था कि जब आप स्वदेशी को स्वीकार करते हैं तो बहिष्कार करना ही होगा। उन्होंने गणपति उत्सव को स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख आधार बनाया। तिलक के लिए बहिष्कार का अर्थ था ब्रिटिश शासन का बहिष्कार, जिसमें शासन की नौकरियों, उपाधियों, अदालतों का बहिष्कार तथा कर न चुकाना शामिल था। इसे निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेसिस्टेंस कहा जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा, तिलक ऐसी शिक्षा का समर्थन करते थे जो जन साधारण को प्राप्त हो सके। वह भारतीयों को ध्यान में रखकर जो शिक्षा दी जाए, शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। उनके पाठ्यक्रम में औद्योगिक व तकनीकी तथा धार्मिक शिक्षा हो, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो तथा उन्होंने एक राष्ट्रभाषा व लिपि का समर्थन किया जो हिंदी ही हो सकती है। राष्ट्रवाद पर विचार, 5वां पॉइंट, भारतीय राष्ट्रवाद को एक निश्चित रूप का श्रेय तिलक को दिया जाता है। वे प्राचीन काल से आधुनिक काल तक भारत के इतिहास में एकता का अनुभव करते थे। तिलक राष्ट्रवाद को भारतीय परंपराओं व परिस्थितियों के अनुसार विकसित करना चाहते थे। मराठा में उन्होंने लिखा कि सच्चा राष्ट्रवादी पुरानी नींव पर ही निर्माण करना चाहता है, हम संस्थाओं का अंग्रेजीकरण नहीं चाहते। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्म व पंथों को वैदिक धर्म की शाखाएं बताया, क्योंकि जो राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता पर आधारित होता है वही सच्चा राष्ट्रवाद है। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए गणपति व शिवाजी उत्सव शुरू किए। वह केसरी में की तुलना यूनान के ओलंपियन उत्सव से की, अतः उनका राष्ट्रवाद स्वदेशी था। फिर उनका व्यवहारिक विचारक, तिलक ने राजनीतिक चिंतन का मूल आधार हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति व इतिहास को बनाया। वहीं उन्होंने आवश्यकता अनुसार पाश्चात्य विचारों को भी अपनाया। इटली के गैरिबाल्डी तथा मैजिनी के क्रांतिकारी कार्यों की प्रशंसा की, मिल के राष्ट्र की परिभाषा को स्वीकार किया तथा वुडरो विल्सन के आत्मनिर्णय को भारत में लागू करने की मांग की। इसके साथ ही राष्ट्रवाद को लोकतंत्र से जोड़ा। ब्रिटिश शासन के प्रति विचार, तिलक का ब्रिटिश साम्राज्य व उनकी न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं था। वे ब्रिटिश शासन को भारत के लिए अभिशाप मानते थे और उन्हें ईश्वर की कृपा बताना भारत का राष्ट्रीय अपमान मानते थे। तिलक का कहना था कि साम्राज्यवाद का तो उद्देश्य ही देश का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण करना होता है और भारत में ब्रिटिश शासन का भी उद्देश्य यही है। दूसरी तरफ गोखले इस शासन को भारत के लिए वरदान व ईश्वर की कृपा मानते थे, जिससे तिलक सहमत नहीं थे। सांप्रदायिक सद्भाव के समर्थक, 8वां पॉइंट, तिलक के विचारों की शुरुआत हिंदू पुनरुत्थानवाद से की हुई, परंतु राष्ट्रवाद के लिए राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया और उनके लिए हिंदू मुस्लिम एकता व सांप्रदायिक सद्भाव का समर्थन किया। तिलक की हिंदू धर्म में आस्था थी, परंतु उनके विचार मुस्लिम विरोधी नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं जिस स्वराज की मांग कर रहा हूं वह मात्र हिंदुओं, मुसलमानों या किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होगा, बल्कि पूरे भारतीय समुदाय के लिए होगा। ये उनके मुख्य विचार थे, राजनीतिक विचार थे। और एक नीचे डिबेट है, क्या तिलक भारतीय अशांति के जनक थे। इन्होंने वैलेंटाइन शिरोल ने ये सब कहा था, उन पर आरोप लगाया था, तो हालांकि इन्होंने उसके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया था जिसमें वो जीते। अशांति के जनक थे या कह सकते हैं क्रांतिकारी थे क्या। वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट
में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा और कहा कि वे देश में द्वेष व हिंसा फैलाने वाले खतरनाक व्यक्तियों में से एक थे। अर्थात उन्होंने जनता को सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रेरित किया। परंतु यह ठीक नहीं है। उन्होंने जनता को शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उनका कार्य हिंसा व क्रांति को प्रोत्साहन देना नहीं था। अतः तिलक उस अर्थ में अशांति के जनक नहीं थे जैसा सिरोल ने संज्ञा का प्रयोग किया। तिलक ने कभी भी राजनीतिक हत्याओं का उपदेश नहीं दिया। तिलक की जीवनी के लेखक टीबी पार्वते लिखते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों के समर्थक होना तो दूर, परंतु आतंकवाद के प्रति सहानुभूति भी नहीं रखते थे। निष्कर्ष रूप में वीपी वर्मा का लिखते हैं कि यदि क्रांति का अर्थ आधारभूत परिवर्तन हो तो कहा जा सकता है कि तिलक परिवर्तन चाहते थे। यानी इसका अर्थ क्या था? आधारभूत परिवर्तन था, तिलक का तो परिवर्तन चाहते थे। व्यापक अर्थों में वो क्रांतिकारी थे, लेकिन समाजशास्त्र में प्रयुक्त संकीर्ण अर्थ में वो क्रांतिकारी नहीं थे। तो इस तरह से उनका नहीं था। अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार तिलक एक व्यवहारिक विचारक थे और उनके साधनों के कारण उन्हें क्रांतिकारी समझा जाता है। उन्हें कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य नहीं मिला, परंतु जनता ने उन्हें लोकमान्य अर्थात लोकप्रिय नेता की उपाधि दी। वे आधुनिक भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली व राष्ट्रीय नेता थे। ये फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का फोटो है ये, और ये वो घर है जहाँ इनका जन्म हुआ था। ये महाराष्ट्र के कोंकण जिले में रत्नागिरी नामक स्थान है इनका, यहाँ इनका जन्म हुआ था। ये मूल घर इनका ये है, ये सुरक्षित भी रखा गया अब तक। और एक बुक का फोटो भी देख सकते हैं, ये द आर्कटिक होम इन द वेदास, भाई उनका उसने नाम लिखा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक BA LLB। द केसरी और मराठा अखबारों के नाम भी लिखा हुआ है, यानी इनके जो है। और आप नीचे देख सकते हैं, नीचे इसमें 1925 लिखा हुआ है, परंतु ये रीप्रिंट एडिशन है, रीप्रिंट किया गया है। ओरिजिनली ये 1903 में लिखा गया, जिसमें ये आर्यों का जो घर बताया गया है आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव बताया गया था वहां पर। इस बात ये जनरली इसमें क्वेश्चन बड़े या छोटे पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, स्वदेशी बहिष्कार इस तरह के क्वेश्चन है। इसको आप पूरा नोटबुक में लिखिए और उसको याद कीजिए और कई बार इस वीडियो को देखिए, लगभग याद हो जाता है। क्वेश्चंस इसमें अवश्य ही आते हैं। धन्यवाद।